Next problem, what is the force in the member BC? Member BC means this one, BC. ABC is the given truss of the given plane frame. So this is the question. ये फ्रेम है, इस पर यहाँ हिंज सपोर्ट, इधर में रोलर सपोर्ट और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल 10 किलो न्यूटन फोर्स लगाया गया है. अपने को फोर्सेस इन मेंबर यानी पर्टिकुलरली बीसी निकालना है. अभी पर्टिकुलर ये वर्ड सुन के आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन वगैरह लगाएंगे. अब देखिए ये जॉइंट है, बराबर है. जॉइंट पे 2 मेंबर्स मीट हो रहे हैं जो कि अननोन है, तो जॉइंट इज सफिशिएंट. अब जॉइंट मेथड भी जो रेगुलर अपन यूज़ कर चुके हैं वैसे नहीं, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से यानी 4-5 सेकंड में छुड़ा सकेंगे. ओके, तो ऐसे ही ये एमसीक्यू बेस है. अब देखिए यहाँ पर अंडर दिस सिचुएशन फोर्सेस कहाँ कैसे होंगे. नेचुरली इधर खींचेंगे तो इस मेंबर में बी ए में टेंशन डेवलप होगा. एट द सेम टाइम ये जो है इधर में सपोर्ट होने की वजह से ये कंप्रेस होगा. सो कंप्रेशन यानी एरो टूवर्ड्स द एंड. तो ये हो गया कंप्रेसिव नेचर फोर्स, ये हो गया टेंसाइल नेचर फोर्स. एरो अवे यानी टेंशन, इसमें टेंशन आ गया, इसमें कंप्रेशन, बस हो गया. अब आप इस जॉइंट को अलग निकाल लेते हैं यानी फ्री बॉडी डायग्राम. अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी, एक ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स उसको मैं शो कर देता हूं इधर, ऑफ मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन हो गया. ये है कंप्रेसिव फोर्स, तो मैं यहां सिर्फ ऐसे ही बता देता हूं. ओके, और दूसरा है ये टेंसाइल फोर्स. ओके, अब अगर कोई पॉइंट पर या जॉइंट पर 3 ही फोर्स है यानी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर है तो वी कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम. सिंपली, बहुत सिंपल है लैमिस थ्योरम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके, आपको पता है. सो हियर दिस इज कंप्रेसिव नेचर, एरो ऐसे अपवर्ड है, तो मैं अब इस फोर्स को ऐसे शो कर देता हूं. ओके, अब ये जो है ये कंप्रेशन, तो ये एरो मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये हो गए ये फोर्स, ये है एफ बी सी फोर्स, बराबर है. और ये टेंसाइल ये ऐसे शो करना होगा. ये मैंने इधर क्यों किया, क्योंकि एज पर लैमिस थ्योरम सभी फोर्सेस कॉन्करेंट जो फोर्सेस है उनका नेचर सेम रहना चाहिए, यानी टेंशन तो टेंशन, कंप्रेशन तो कंप्रेशन. लेकिन वहाँ पर अपन ने टेंशन कंप्रेशन नहीं पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था पुल या पुश. तो यहाँ पर सब पुल टाइप का है, ये पुल है, ये भी पुल है, तो ये बचा हुआ है, इसको भी अपन पुल कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से. उसी लाइन में अपन आगे एरो खींच सकते हैं. अब लैमिस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं, सिर्फ उसके लिए कंडीशन है एंगल्स, तो एंगल निकाल लेंगे. ओके, ये अभी 60 है. ओके, इधर में ऐसे जाएंगे अपन. अब देखिए एंगल्स कैसे रहेंगे. ये जो है 60, ये 60 है, तो ये 60 180, बराबर है. ये और ये कंपेयर करो आप, ये 60 है, ये अपोजिट एंगल, ये 60 हो गए, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये नेचुरली 120. अब ये फिर से इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, ये है स्ट्रेट लाइन, बराबर है. ये 60 है, तो ये जो एंगल है बनेगा ये रहेगा 120, है ना. ये एक ही लाइन है, एक लाइन में का ये 60 चले गए,
तो बचा हुआ इधर में एंगल जो बनेगा वो 120, तो ये एंगल रहेगा अपना 120। अगर दो एंगल 120 है, टोटल 360 करना है, सो दिस विल बी हियर 120। हो गया। अब ये फोर्स है अपना, ये अब ए बी फ्रॉम लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, या बी सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 अपोजिट एंगल। अब यहाँ तो सब 120 है, तो नीचे में सब 120 आने वाला है, वैसे भी है ना, साइन ऑफ 120। ये रहेगा या ए बी और ये है 10। हो गया लैमिस थ्योरम। दिस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 और इस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120। हो गए। अब साइन ऑफ 120 सब तरफ है, इट गेट कैंसल। ओके, तो ये साइन ऑफ 120 तो सब तरफ से कैंसल हो गए। इसका मतलब ये दोनों भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये है 10। हो गया। सो एफ बी सी जो क्वेश्चन पूछा है, इट इज 10 किलो न्यूटन बी सी। हाँ, और ये है फोर्स कंप्रेसिव। और दूसरा जो है ये ए बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, लेकिन ये है टेंसाइल, इसमें टेंसाइल। ओके, तो ये दोनों भी अपन आंसर दे सकते हैं। सो सिंपली वी हैव टू यूज लैमिस थ्योरम इन दिस सर्कमस्टेंस। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट सी। ये जो ए बी सी दो मेंबर्स है, एक ए सी और दूसरा बी सी। ये तो वॉल है, सपोर्ट है, ये दो ही मेंबर है, ये एक और ये दो। इस पर एक पी फोर्स लगाया गया है, तो उससे वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है। ओके, अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अपने पास में क्या इक्वेशन है, वी नो डिफ्लेक्शन डेल्टा और लाइक दिस, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी यू एल बाय ए ई। ये बेसिक इक्वेशन है, पी एल बाय ए ई। यू मीन्स यूनिट लोड, तो यूनिट लोड मेथड यूज करेंगे। यहां पर पी क्या होता है, पी होता है फोर्सेस इन दी मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड से जो भी फोर्सेस आ रहे सभी मेंबर के वो फोर्सेस। ओके, और दूसरा यूनिट लोड लगाएंगे, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है उस पॉइंट पर यूनिट लोड लगाना है। अब उसमें अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है तो वर्टिकल यूनिट लोड लगाना है, हॉरिजॉन्टल अगर डिफ्लेक्शन पूछा गया है तो हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड लगाना है, यूनिट लोड यानी 1। इस सिस्टम में ये जो दो मेंबर है, ये दो मेंबर में ये पी से क्या फोर्सेस आने वाले हैं वो, और एक यूनिट लोड लगाने के बाद क्या फोर्सेस आएंगे वो निकालना है। तो पहले पी निकाल लेंगे। पी मीन्स फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड भी यहाँ पर पी है, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो पी फोर्स है, पी से ये इस इक्वेशन के पी क्या आएंगे। अब यहाँ पे भी इस जॉइंट की मैं स्केच निकालता हूं पहले। हो गया, ये है अपना ए सी, ये सी पॉइंट, इसमें भी वही करना है। अब ऐसा खींचेंगे तो टेंशन कहाँ डेवलप होगा, इसमें। तो ये टेंशन, एरो अवे फ्रॉम द एंड, इधर से ऐसे खींचेंगे तो इसमें कंप्रेशन, तो एरो टूवर्ड्स एंड। ये हो गए दो एरो, बराबर है। अब यहाँ पे भी तीन फोर्सेस, तो लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, उससे क्विकली आंसर आ जाता है, बराबर है। सो हियर अभी यहाँ पर है कंप्रेशन और ये है टेंशन। टेंशन ये अवे, ये भी अवे है, तो अपने को क्या करना होगा, ये इसको ऐसे इधर कर देंगे, दैट वुड बी बेटर।
इस फोर्स को मैं ऐसे शो करता हूं। ये फोर्स अभी कौन सा है? एफ बी सी, एफ बी सी, और ये है एफ ए सी। अब तीन फोर्सेस हो गए, 1 2 3। फिर से लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, नेचर सेम हो गया और कॉन्करेंट है, सिर्फ चाहिए एंगल, एंगल निकाल लेंगे। अभी आप देखिए ये एंगल यहां पर 60 है, इसका अपोजिट एंगल यहां पर 60 बनेगा। अब इस लाइन को ऐसे अगर खींचते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये 60, ये टोटल 180 होता है, तो ये 120, तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर ये 120 पक्का हो गया। अब दूसरा एक एंगल पक्का कर देते हैं, फिनिश, बराबर है। अब ये 60 है, हाँ ये 60 है, नेचुरली दिस विल बी 60 डिग्री। तो ये वर्टिकल लाइन और ये लाइन, इसमें एंगल बनेगा 120, बराबर है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर ये अपना 120। अगर ये दो 120 है तो 360 आने के लिए मुझे यहां पर ये होगा 120 डिग्री, हो गए। अब लैमिस थ्योरम, फ्रॉम लैमिस थ्योरम क्या होगा? एफ ए सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120, सभी जगह पे साइन ऑफ 120 रहेगा, एंगल सभी सेम है, इट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 120, ये है एफ ए सी, बाद में एफ बी सी, एंड इट इज इक्वल्स टू पी। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, उसी प्रॉब्लम की जैसे ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। सो एफ ए सी, एफ ए सी इज इक्वल्स टू पी, एफ बी सी इज इक्वल्स टू पी। अब इसकी साइन बची है, टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव निगेटिव। इसमें से टेंसाइल कौन सा फोर्स है? ये एफ ए सी, तो इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज टेंसाइल। ये फोर्स अपन ने अभी तो टेंसाइल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल टेंसाइल है क्या? नहीं है। ये तो अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा के अपन ने लैमिस थ्योरम सॉल्व किया है, उस वजह से अपन ने एरो इधर बताया, लेकिन एक्चुअल यहां पर ये कंप्रेसिव है। ओके, सो हियर दिस बी सी इज कंप्रेसिव, सो माइनस, एंड हियर आई राइट सी। हो गया टेंशन कंप्रेशन। अब ये इक्वेशन फिर भी ऑपरेट नहीं कर सकते, पी हो गया, लेकिन यू बचा है। यू यानी यूनिट लोड लगाना है जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछा गया है। अब यहां पर दूसरी स्केच में बना लेता हूं, ये फ्रेम, दो मेंबर्स ए बी सी, ओके, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी अपना 60 डिग्री, सब सेम है। अब यहां पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिट लोड लगाना है। सो हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई ए यूनिट लोड U एंड दैट इज इक्वल टू 1 लेते हैं। अब P से अपन ने ये वैल्यूज निकाल चुके हैं, दोबारा लैमिस थ्योरम वगैरह के लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां P लगाते हैं तो यहां पर आंसर आ रहा है P प्लस माइनस। अब P को रिप्लेस 1 से करो, 10 से करो, किसी भी वैल्यू से करो, आंसर तो यही आएंगे और नेचर भी यही रहेगा। सो डायरेक्टली आई कैन राइट एफ ए सी, और ये अपना है यूनिट लोड की वजह से, दैट इज इक्वल टू +1, क्योंकि यहां पर प्लस P है, यहां पर 1 है, बराबर है, 1 हो गया, ये प्लस है तो यहां पे भी प्लस। दूसरा एफ बी सी, ये यूनिट लोड की वजह से है, माइनस और 1, क्योंकि ये P है, ये 1 है, बराबर है, तो ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा, बराबर है। ये भी टेंसाइल और ये भी कंप्रेसिव हो गए। अब ये इक्वेशन ऑपरेट कर सकते, दोनों वैल्यूज पता चल गए।
ए ई एल ये तो कांस्टेंट है, तो इन टर्म्स ऑफ ए ई एल अपने को आंसर देना है। ओके, तो मैं एक छोटा टेबल ही बना देता हूँ यहाँ पर, जिसमें इधर लिखेंगे अपन मेंबर, बराबर है, मेंबर्स कौन से हैं, दो, ए सी और बी सी, दो मेंबर्स है सिर्फ। बाद में पी की वैल्यू यहाँ पर ए सी के लिए प्लस पी, यहाँ पर माइनस पी हो गया। देन यू की वैल्यू यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, ये भी हो गया, बराबर है। बाद में इधर करेंगे पी यू एल बाय ए ई, ये वैल्यूज। अब पी यू एल बाय ए ई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर प्लस पी, ये भी प्लस पी हो गया। देन अब यहाँ पर ये जो है यल बाय ए ये तो कॉमन रहेगा, यल बाय ए ये भी रहेगा। अब सम अप कर देते हैं अलजेब्रिक सम, तो ये क्या आएगा, ट्वाइस पी यल बाय ए ई। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, डेल्टा डिफ्लेक्शन एट सी, इट इज इक्वल टू ट्वाइस पी यल बाय ए ई। ये भी वैसे देखा जाए तो एमसीक्यू बेस, लेकिन कुछ एग्जाम में कन्वेंशनल में भी पूछा गया है। अब कन्वेंशनल में क्या होता है कि आपको सिर्फ आंसर मेथड पता है या नहीं वो चेक करना होता है, यानी ये इक्वेशन आपको पता है कि नहीं, इक्वेशन का यूज कैसे करना है, और ताकि प्रॉब्लम छुड़ाते समय टाइम भी ज़्यादा न लगे, क्योंकि वो 3 घंटे में या 4 घंटे में जो भी पेपर का टाइम है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस वजह से पेपर सेटिंग वाले जो है सेटर जो होते हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऐसे टाइप के इंसर्ट कर देते हैं ताकि आपका नॉलेज पूरा चेक हो जाए, टेस्ट हो जाए और आपको टाइम भी ज़्यादा न देना पड़े। लेकिन ऐसे ये लैमेज थ्योरम वगैरह ये चीज़ें अगर रही तो अपना कन्वीनियंट हो जाता है, अदरवाइज अपना यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह लेके ये प्रॉब्लम छुड़ाया जा सकता है, लेकिन इट टेक्स टाइम, है ना, दो आएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह। यहाँ पे मैं इतना लिखा तो भी अभी यहाँ समझा के देना था, इसलिए मैंने इतना लिखा है। अगर मैं खुद रहता तो मैं वहीं पे ये करके डायरेक्टली आंसर दे देता हूँ। आपको ये प्रोसेस जो है पूरी बताने की वजह से ज़रूरत नहीं होती है, एग्ज़ाम में भी आप रफ कैलकुलेशन ऐसा करके डायरेक्ट आंसर भी नोट करते हैं तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो पेपर वैल्यूअर्स करने वाले हैं या वैल्यूअर है उनको और डिटेल में समझा के बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब प्रोसेस पता रहती है, आपको चेक करना है उनको टेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन गिवन ट्रस्ट द मेंबर एफ जी यानी ये मेंबर एफ जी हैड बीन फैब्रिकेटेड 10 mm लॉन्गर यानी 10 mm उसकी लेंथ ज़्यादा प्रोवाइड की गई है देन रिक्वायर्ड, जो आवश्यक है उससे 10 mm ज़्यादा लेंथ हो गई। हाउ मच विल पॉइंट ई बी डिफ्लेक्टेड वर्टिकली। अब ये कौन सा पॉइंट बताया गया है, ई यानी ये पॉइंट। तो ये दो चीज़ें अपने को इंपॉर्टेंट है। ये है एग्जाम्पल लैक ऑफ फिट, बराबर है। वैसे भी डिफ्लेक्शन के जो भी न्यूमेरिकल्स देखे हैं और थियरी, उसमें बेसिक इक्वेशन मैंने बार बार बताया उसको, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू पी एल बाय ए ई। ओके, उसको ये लैक ऑफ फिट, टेम्परेचर चेंज, उसके बाद यूनिट लोड लगाने के बाद अपने को एक टर्म ऐड करना था सिर्फ। ओके, द बेसिक इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्शन इज, ये क्या है डिफ्लेक्शन, और आई राइट हियर डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू समेशन पी यू एल बाय ए ई। ये बेसिक इक्वेशन है अपना, ध्यान में रखने के लिए।
PL/E स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं। अभी उसी को मैं यहाँ लिखता हूँ, समेशन, ये U बाहर निकल लिया। अब बचा क्या? PL/E। PL/E यानी डिफ्लेक्शन, डेल्टा या तो फिर डेल्टा L, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इंटू U। अब डिफ्लेक्शन यहाँ पर लैक ऑफ फिट होता है। लैक ऑफ फिट डेल्टा इज गिवन, दैट इज 10 mm। यहाँ पर दिया गया है 10 mm लैक ऑफ फिट। ओके, किस मेंबर में? इस मेंबर में। ये हो गया। अब उसी मेंबर में अपने को यूनिट लोड, यानी कि डिफ्लेक्शन कहाँ का पूछा है? E, तो E पॉइंट पर मुझे लगाना पड़ेगा यूनिट लोड। अब यूनिट लोड मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसी फोर्स में, इस मेंबर में ये 1 की वजह से कितना फोर्स आएगा वो निकालना है ना। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैच होना चाहिए। मैचिंग मैंने ये बहुत बार बता चुका हूँ। जो भी पॉइंट लेते हैं मोमेंट उसी पॉइंट पर लेना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन है तो रिएक्शन उसी पॉइंट पे, यानी रिएक्शन इधर, डिफ्लेक्शन इधर नहीं। मोमेंट इधर लगाए और स्लोप इधर का, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं चलेगा। जब चीज़ें मल्टीप्लाई करना है तो दोनों भी आइडेंटिकल है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चाहिए। अभी यहाँ पर डेल्टा, ये डेल्टा कहाँ का दिया है? डेल्टा यानी लैक ऑफ फिट। कौन सा मेंबर लैक ऑफ फिट है? ज़्यादा एक्सेस मेंबर हो गया, एक्सेस लेंथ हो गई, ये वाला। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू जो 10 mm है ये यहाँ की है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं U से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यूनिट लोड की वजह से जो फोर्स आ रहा है। अब यूनिट लोड लगाना कहाँ है? जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पर, बराबर है। अब डिफ्लेक्शन यहाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए U यानी फोर्स इन द मेंबर वेयर लैक ऑफ फिट ऑकर्स। लैक ऑफ फिट यहाँ पर है, तो इस फोर्स से यहाँ पे में फोर्स कितना जनरेट होगा वो निकालना है। बहुत सिंपल है ये। अब देखिए, अब इसकी एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ मैं। आपने क्या करना है? एफ जी मेंबर का फोर्स निकालना है। अगर पर्टिकुलर मेंबर का फोर्स निकालना है तो मेथड ऑफ सेक्शन, तो मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ। अब ये अगर सेक्शन कट करते हैं ऐसे 1 1, तो ये सेक्शन जो फोर्स निकालना है उसको कट कर रहा है, और उसके साथ में 1 2 3 को कट कर रहा है, और 3 को कट चलता है, बराबर है। सेक्शन में मेथड ऑफ जॉइंट में टू फोर्सेस चाहिए अननोन, और मेथड ऑफ सेक्शन में 3 फोर्सेस अननोन को कट कर सकते हैं। ओके, सो हियर अब ये कट करने के बाद इधर का पोर्शन लेके मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ट्रस आप देखिए येलो कलर से जो है ये सॉलिड है, यानी उसको अपने को रिटेन करना है। इधर का पोर्शन मैंने कट कर दिया, ये निकाल लिया। ओके, और सब जो साइड है ये ए है, ये ए, क्योंकि यहाँ पर दिया है 4 पैनल है, 1 2 3 4, और ईच पैनल की लेंथ है ए, तो ये टोटल 4A हो गया, और ये हाइट जो है ये A है, ये दी गई है। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पर यूनिट लोड लगाना होगा। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई यूनिट लोड, और वर्टिकली है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं ये यूनिट लोड लगाऊंगा। 1 हो गया। इस 1 के वजह से इसमें कितना फोर्स है ये निकालना है। ये है अपना एफ जी, बाकी नहीं लिखता मैं। ओके, अब ऐसा पॉइंट चूज करो कि जिसमें सब मैक्सिमम अननोन जो है वो चले जाए, लेकिन जो निकालना है वो बचना चाहिए, इक्वेशन में आना चाहिए। वो फोर्स उस पॉइंट में से नहीं जाना चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर ये पॉइंट यानी बी। ओके, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी पॉइंट पर मोमेंट ले लो। ये जो 2 फोर्सेस हैं, कुछ भी डायरेक्शन बता दो आप, चलेगा। वैसे भी वो उस पॉइंट में से जा रहे हैं तो मोमेंट तो देने वाले नहीं है, मैंने कुछ तो भी इसका एरो बता दिया है।
अगर एरो गलत होता है तो फिर वो होता ही है ना, निगेटिव पॉजिटिव करके वो सो जाता है, नहीं तो ये दो फोर्सेस इसमें से जा रहे इक्वेशन में नहीं आए। कौन से दो बचे हैं फिर? ये एक और दूसरा ये। अब इसके एरो कुछ नहीं, ये फोर्स जो है ये तो अपन ने लगाया हुआ है, एक्चुअल है, एज्यूम नहीं किया है, उसके हिसाब से दिया है। ये फोर्स रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज को, अदरवाइज ये फ्रेम जो है ऐसे कट करने के बाद तो गिर जाएंगे, फ्रेम को कट करने के बाद, लेकिन गिर नहीं रही है। इसका मतलब कुछ फोर्सेस है जो उसको रिटेन कर रहे, पकड़ के रख रहे, है ना। तो ये जो एरो है ये फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाले हैं। अब ये अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो ये जो फोर्स है यहाँ का, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो रिटेन होगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और इधर में एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आने के लिए मुझे यहाँ पर ये एरो ऐसे देना होगा। अगर आपने उल्टा भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, उसको फिर रिकरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड मैं बता चुका हूँ बहुत बार, तो उसको यूज करना चाहिए। सो हियर टेकिंग मोमेंट अबाउट बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे 1 इंटू 1 2 3 3 और प्लस ये फोर्स की मोमेंट बी पॉइंट से ये डिस्टेंस रहेगा 3a। अब ये मोमेंट ये क्या आएगी, एफ जी फोर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर ये है 1 a, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसलिए माइनस एन इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ पे 3a है, ये 3a, ओके, क्योंकि ये 3a, ए गेट कैंसल और ये इधर जाएगी टर्म, तो एफ जी इज इक्वल टू 3, ओके। अब यहाँ पर ये 3 जो आया है ये टेंशन है या कंप्रेशन है, ये एरो जॉइंट से अवे है, सो इट इज टेंसाइल, सो पॉजिटिव, ओके, एंड टेंसाइल। ये मार्क करने की हैबिट डालने की अपन ने, ओके। अब इक्वेशन लगाना है, देयरफॉर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू यू इंटू एल, यू इंटू डेल्टा, इट इज इक्वल टू यू मीन्स यूनिट लोड की वजह से आया वाला फोर्स, और ये है लैक ऑफ फिट। कितना मेंबर एक्सेस हो गए, 10 mm, 10 mm ये ज्यादा हो गए, ओके। सो हियर इट इज 30 mm, दैट विल बी डिफ्लेक्शन, और आंसर। अब देखो ये 10 mm ज्यादा हो गया तो इधर में 30 mm ट्रस नीचे चली गई, ये इसका मीनिंग होगा ना। इस कंडीशन में यहां पर ये मेंबर 10 mm से ज्यादा हो गया, और जोड़ना है ही अपने को, उसको काटना नहीं है 10 mm, जोड़ना ही है, ठीक है, जोड़ दो। ये जैसे ही जोड़ेंगे तो ये पॉइंट 30 mm नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इन चीज़ों की जानकारी रहना या ये कैलकुलेशंस वगैरह पता होना आवश्यक है, ओके।